हाय एवरीवन। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा है इथिक्स में। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? चर्चा करें। इस प्रश्न को आप इथिक्स के सिलेबस में निहित यूनिट 5 से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? यानी कहना यह चाह रहा है कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनमें से ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों। अर्थात इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। दूसरा, और क्यों। हमको यही बताना है। कह रहा है चर्चा करें, हल्का से आलोचना करेंगे लास्ट में जाकर। यानी कि इस प्रश्न को आप निम्नलिखित पैराग्राफ में तोड़ सकते हैं। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, शिक्षा और क्यों। तीसरा, नकारात्मक पहलू। चौथा, निष्कर्ष। अब मैं इस प्रश्न को लिखूंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक के शब्दों को देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ और कैसे लिंक कर रहा हूँ पैराग्राफ को। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। हम बताएंगे कि आगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखा गया, शब्दों को मैंने कैसे जोड़ा। फर्स्ट पैराग्राफ, किसी भी लोकतांत्रिक समाज, किसी भी लोकतांत्रिक समाज व राष्ट्र के निर्माण में के विकास या निर्माण में नैतिक विचार को और दार्शनिकों के विचारों का योगदान अमूल्य होता है, जिनमें भारतीय विरासत की अनमोल धरोहर व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का योगदान अद्वितीय है।
ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या है, गौतम बुद्ध शिक्षाओं का योगदान अद्वितीय है। अब यहाँ हम एक डायग्राम बना देते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। पहला है मध्यम मार्ग। अभी मैं बताऊंगा सब, घबराइए मत आप लोग। दूसरा है कर्म सिद्धांत। तीसरा है इच्छाओं पर नियंत्रण। चौथा है अहिंसा का विचार। पांचवा है आत्मदीपो भव। भव का विचार। उसके बाद है अनित्यता की शिक्षा। उसके बाद है अहंकार से मुक्ति। उसके बाद है चार आर सत्य। उसके बाद है चार आर सत्य। फिर नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग। पहले हम समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिया गया। किसी भी राष्ट्र, किसी भी लोकतांत्रिक समाज और राष्ट्र के विकास में नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के विचारों का योगदान अमूल्य होता है, जिनमें भारतीय विरासत की अनमोल धरोहर व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का योगदान अद्वितीय है। यहाँ हम शिक्षाओं का योगदान इसलिए लिखे क्योंकि मुझे आगे लिखना है, दिखाना है कौन सी शिक्षा है और उसके बाद क्यों रिलेवेंट है, वो क्यों आवश्यक हैं। तो हम क्या किए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मोटे तौर पर दर्शा दिए डायग्राम के माध्यम से। अब नीचे लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, वस्तुतः गौतम बुद्ध की निम्नलिखित शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि वस्तुतः लगाने का मतलब यह है कि पैराग्राफ लिंक हो गया। यहाँ किया है वस्तुतः गौतम बुद्ध की निम्नलिखित शिक्षाएं, क्योंकि प्रश्न पूछा है कौन सी शिक्षाएं, हम कहे निम्नलिखित शिक्षाएं। फिर आगे पूछा है आज सर्वाधिक, यहीं से जोड़े हैं, आज सर्वाधिक प्रासंगिक है। और पूछा है क्यों, तो हम लिखे हैं प्रासंगिक है क्योंकि। अब हम लिखेंगे नंबर 1, पहला है मध्यम मार्ग। यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीना, यानी कि किसी भी विचारधारा को लेकर अति न होना,
यानी कि रूढ़िवादिता पर विश्वास न करना। इसका मतलब यह है तार्किकता पर बल देना। कहने मतलब यह है मध्यम मार्ग हमको क्यों आवश्यक है। गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है मध्यम मार्ग, वो क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि इससे क्या होता है, तार्किकता पर बल मिलती है। दूसरी बात होती है रूढ़िवादिता पर चोट मिल। तीसरी बात ये होती है अतिवादी विचार पर चोट। इससे क्या होगा, व्यक्ति में नैतिकता का विकास होगा। आखिर क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि मध्यम मार्ग से व्यक्ति में नैतिकता का विकास होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यही दिखाना है कि मध्यम मार्ग से क्या होगा। तो मध्यम मार्ग से यही होगा, नैतिकता का विकास होगा। तो ठीक है, लिखते हैं पहला पैराग्राफ। पहला है मध्यम मार्ग, पहला पॉइंट। वर्तमान समाज में सांप्रदायिकता, नस्लवाद, आतंकवाद, जातिवाद, इत्यादि अवांछनीय तत्वों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मध्यम मार्ग से रूढ़िवादिता पर चोट तथा तार्किकता पर बल मिलता है। परिणामतः व्यक्ति का नैतिक विकास होगा, जिससे नस्लवाद, जातिवाद, आतंकवाद इत्यादि पर चोट। पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट है वर्तमान समय में सांप्रदायिकता, नस्लवाद, आतंकवाद, जातिवाद इत्यादि अवांछनीय तत्वों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग आवश्यक हो जाता है क्योंकि मध्यम मार्ग से रूढ़िवादिता पर चोट तथा तार्किकता पर बल मिलता है। परिणामतः व्यक्ति का नैतिक विकास होगा, जिससे नस्लवाद, जातिवाद, आतंकवाद इत्यादि पर चोट। ये पॉइंट काफ़ी लंबा हो गया। आप चाहे तो
आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, मध्यम मार्ग क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे नस्लवाद, जातिवाद, आतंकवाद पर चोट होगी। बस 2 लाइन और कुछ नहीं। मैं बड़ा इसलिए लिखा हूँ लंबा लाइन, ताकि आपको सारे पॉइंट मिल जाए, उसके बाद आगे आप यूज कर सकें। दूसरा पॉइंट है कर्म सिद्धांत। नैतिक कर्मवादी सिद्धांत। इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध का मानना है कि आपका जो कर्म हो वो नैतिक परक हो, यानी कि आपका कर्म स्वहित के साथ साथ समाज का हित के अनुकूल भी हो। वो कहते हैं कि हमें भाग्यवाद पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा नैतिक जो कर्म है, अगर आप भाग्यवाद पर विश्वास करेंगे तो आपका जो आत्मबल है वो कमज़ोर होगा। यानी कि आडंबर और पाखंडवाद पर वो चोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें नैतिक कर्म करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आडंबर और पाखंडवाद की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि वो आडंबर और पाखंडवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भाग्यवाद पर भी विश्वास नहीं करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, इससे क्या होगा, आत्मबल पर मजबूती होगी। इससे क्या होगा, तार्किक समाज का निर्माण होगा। तो यही लिखना है। क्यों ज़रूरी है नैतिक कर्मवादी सिद्धांत? इसलिए ज़रूरी है, इससे तार्किक समाज का निर्माण होगा। क्यों तार्किक समाज का निर्माण होगा? क्योंकि वो कहते हैं भाग्यवाद पर हम विश्वास नहीं करेंगे। जब भाग्यवाद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे। अपने ऊपर जब विश्वास करेंगे, इसका मतलब है हमारे अंदर आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल नैतिक तरीके से होगा। इससे क्या होगा कि दूसरी बात, भाग्यवाद पर विश्वास न करने से आप तार्किकवान बनेंगे, तार्किकता पर आप जोर देंगे। इससे क्या होगा, तार्किक समाज का निर्माण होगा। यही सब लिखना है। चलिए लिखते हैं दूसरा पॉइंट। यह सिद्धांत प्रासंगिक है, क्योंकि कर्मवादी सिद्धांत से आडंबरों, भाग्यवाद, पाखंडवाद के विश्वास में कमी आएगी। तथा मानव कल्याण को, समाज के कल्याण
पर जोड़ने पर बल मिलता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, यह सिद्धांत भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है, क्योंकि कर्मवादी सिद्धांत से आडंबरों, भाग्यवाद, पाखंडवाद के विश्वास में कमी आएगी तथा मानव कल्याण को समाज के कल्याण पर जोड़ने पर बल मिलता है या मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, अहिंसा का विचार। अहिंसा का विचार, अहिंसा परमो धर्म। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी जीवित प्राणियों, चाहे मानव हो चाहे गैर मानव हो, के प्रति विचारों, शब्दों और कार्यों में दया और क्षमा का भाव होना चाहिए। वो कहते हैं, हमें प्रत्येक जीवित प्राणियों में निहित आत्माओं को सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होगा, करुणा और सम्मान का व्यवहार व्यक्त होगा। यानी कि नैतिक सम्मान, व्यक्ति को आप नैतिक सम्मान देंगे जब आप अहिंसात्मक मूल्यों को अपनाएंगे। दूसरी बात क्या होगी, प्राणियों को आप शोषण नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, समान अधिकार देंगे। समान अधिकार देने का मतलब यह है समानता पर बल। तीसरा पॉइंट यह है, किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाएं। उसके बाद उन पर अत्याचार न करें, उन्हें गुलाम न बनाएं, उन्हें पीड़ा न दें। इन सब चीज़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो इससे क्या होगा, एक सुंदर समाज का निर्माण होगा, नैतिक समाज का निर्माण होगा। तो अहिंसा का विचार क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि नैतिक समाज का निर्माण होगा। इससे क्यों ज़रूरी है, अब हमको इसको लिखते हैं। आज का समाज लगातार हिंसात्मक होता जा रहा है। जैसे लोगों में बात बात पर गुस्सा आना, रोडवेज की घटनाओं में वृद्धि, पारिवारिक तनाव के कारण अपनों का जीवन ले रहे हैं। इत्यादि घटनाएं समाज के
बिगड़ते स्वरूप और हिंसात्मक स्वरूप को दर्शाते हैं। इसलिए हमको बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए गौतम बुद्ध का अहिंसा परमो धर्म का विचार आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, यह है इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाओं पर नियंत्रण से क्या होगा? इसे होगा आगे लिखते हैं, आज के उपभोक्तावादी यह आज के उपभोक्तावादी एक मिनट आज के उपभोक्तावादी समाज पर यह विचार प्रासंगिक क्योंकि बताना है ना, क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण से उपभोक्तावाद पर नैतिक नियंत्रण इससे क्या होगा? इससे होगा परिणामतः प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग तथा न्यायोचित वितरण प्रबल जिनसे समावेशी विकास तथा सतत विकास
विकास पर बल मिलेगा। चौथा पॉइंट यही है, इच्छाओं पर नियंत्रण। यानी कि आज के उपभोक्तावादी समाज पर नैतिक नियंत्रण के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण होना आवश्यक है। इससे क्या होगा, संसाधनों का सदुपयोग होगा तथा समुचित वितरण होगा। इससे क्या होगा, समावेशी विकास तथा सतत विकास पर बल मिलेगा। सतत विकास बल इसलिए मिलेगा क्योंकि उपभोक्तावादी समाज में पर्यावरण को लेकर हर समय चर्चाएं होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी आप देखते होंगे शहर में, बड़े बड़े शहरों में रियल इस्टेट का काम चल रहा है। बहुत से सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। क्यों? ये उपभोक्तावादी समाज का एक उदाहरण है, कारण है। अगर इस पर नियंत्रण होगा तो पर्यावरण का दोहन कम होगा। पर्यावरण का दोहन कम होगा, इसका मतलब क्या है, सतत विकास पर बल मिलेगा। सतत विकास पर बल मिलेगा तो हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। ये प्रश्न यही कहना चाह रहा है कि आखिर इच्छाओं पर नियंत्रण, जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है, इच्छाओं पर नियंत्रण, ये क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है जिनसे समावेशी विकास तथा सतत विकास हो सके। इसको आप केवल इतना ही लिख सकते हैं। अगर आपको चौथा पॉइंट लिखना है, छोटा करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिखिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाइए। इतना लिखिए, देख रहे होंगे। बस इससे क्या होगा, आपका पॉइंट, पैराग्राफ छोटा हो जाएगा। पॉइंट में जो बिंदु है कम शब्दों में ही आ जाएगा। लेकिन मैं जानबूझकर इतना लिख रहा हूँ ताकि आपको कंटेंट मिल जाए। आप तो छोटा कर ही सकते हैं। मेरा काम है कंटेंट भी देना और उत्तर भी लिखना। आप लोग ध्यान से देखिए, 4 पॉइंट हो गया है। मैं जो है चाहूँ तो 5 ही पॉइंट लिखा दूँ, लेकिन मेरा मानना है आपको कंटेंट ज़्यादा मिले। मैं 5 से ज़्यादा लिखवाऊँगा, 7 8 जो भी मान लीजिए। आपको कंटेंट में काम करना है और उसके बाद पॉइंट को समझना है। 4 5 पॉइंट लिखाएंगे, हो सकता है आप भूल जाएं, 1 2 ही पॉइंट मिले। 7 8 पॉइंट लिखा देंगे तो 2 4 ठो याद ही रहेगा। तो चौथा पॉइंट हम आते हैं। चौथा पॉइंट हो गया, सॉरी, पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट है आत्म दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इससे क्या होगा, पाँचवा पॉइंट है आत्मदीपो भव। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या किसी नैतिक या अनैतिक का फैसला स्वयं लेना चाहिए। यानी कि अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जो है आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होने का मतलब है स्वतंत्रता की अवधारणा उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता की अवधारणा का कहने मतलब है लोकतांत्रिक मूल्यों को जीना। दूसरी बात क्या होगी, आत्मदीपो भव से अपनी क्षमताओं पर आप विश्वास करेंगे। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे तो आपके अंदर नवाचार का संचार होगा। जब नवाचार का संचार होगा, इसका मतलब क्या है, आप रोजगार को बढ़ावा देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप स्वयं डिसीजन लेंगे अपने जीवन का और अपने फैसले का, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, तो आप जो है व्यक्ति बनने पर बल देंगे, न कि वस्तु बनने पर। उसके बाद क्या होगा, जब आप स्वयं डिसीजन लेंगे, आप जो है
अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा करेंगे। जब अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा करेंगे तो अंधविश्वास जो फैला हुआ है समाज में उसमें कमियां आएंगी। उसके बाद क्या है, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना है कि व्यक्ति पूजा पर चोट होगी। यानी आप किसी विशेष व्यक्ति को छोटा दिखाकर और अगले व्यक्ति को विशेष मानकर नहीं देखेंगे। इसका मतलब यही है कि आत्मदीपो भव से कि आप जो है मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हो जाएं तो गौतम बुद्ध का ऐसा मानना है। क्यों आवश्यक है आत्मदीपो भव? प्रश्न में यही कहना चाह रहा है ना, आखिर क्यों आवश्यक है भाई इनकी शिक्षा? इसीलिए आवश्यक है, इससे क्या है ना, स्वतंत्रता की अवधारणा उत्पन्न होगी। जहाँ स्वतंत्रता आई इसका मतलब है लोकतांत्रिक मूल्य का विकास। लोकतांत्रिक मूल्य का विकास होने का मतलब यह है राष्ट्र का निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से, इसलिए आवश्यक है। तो चलिए ठीक है, लिखते हैं 5वां पॉइंट। स्वयं नैतिक अनैतिक प्रश्न करने पर बल देता है। इससे क्या होगा? इससे स्वतंत्रता का मूल्य विकसित। इससे क्या होगा? परिणामतः व्यक्ति बनने पर बल देगा, न कि वस्तु बनने पर। पांचवा पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि 6वां पॉइंट है अनित्यता। अनित्यता की शिक्षा। गौतम बुद्ध का मानना है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब क्षणिक हैं। यानी कि उनमें हर समय परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो बड़ी मात्रा में हो, चाहे वो बड़ी ही सूक्ष्म मात्रा में हो, लेकिन परिवर्तन हर समय हो रहा है। इसका मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में गौतम बुद्ध जो है परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हैं। परिवर्तनशीलता को स्वीकार करने मतलब यह है कि आप जो है नवाचार को बढ़ावा देंगे। नवाचार को बढ़ावा देने मतलब यह है आप के अंदर जो है रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता जागृत होगी। जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। यानी कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है अनित्यता की शिक्षा, ये क्यों आवश्यक है? प्रश्न नहीं कहना रहा है, ये क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे क्या है, हमारे अंदर परिवर्तनशीलता की स्वीकारता में वृद्धि होगी। जब परिवर्तनशीलता की स्वीकारता में जब वृद्धि होगी, यानी कि हम रूढ़िवादी विचारधाराओं से दूर होंगे। रूढ़िवादी जब विचारधाराओं से दूर होंगे तो हमारे अंदर नैतिक परिवर्तन होगा, समाज के और अनुरूप परिवर्तन होगा, हित के अनुरूप परिवर्तन होगा। जब नवाचार की भावना जब जागृत होती है
नवाचार का जब विकास होगा वेद के अंदर, तो वो क्या है, रोजगार के नए अवसर तलाशने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल तौर पे जैसे स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद मेक इन इंडिया, यही सब लिखना है। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है। चलिए लिखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन शीलता की स्वीकार्यता में वृद्धि। इससे क्या होगा? जिससे नवाचार का विकास होगा। इससे क्या होगा? परिणामतः रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धता की संभावना। जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, छठवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट है अहंकार से मुक्ति। यह प्रासंगिक है क्योंकि अहंकार से मुक्ति परिवार व समाज में झगड़ों की जड़ कमजोर तथा सहयोग की भावना का विकास जिससे नैतिक समाज का निर्माण। सातवां पॉइंट है अहंकार से मुक्ति। इससे क्या होगा? ये प्रासंगिक है क्योंकि अहंकार से मुक्ति से परिवार व समाज में झगड़ों की जड़ कमजोर तथा सहयोग की भावना का विकास जिससे नैतिक समाज का निर्माण। क्यों आवश्यक है? इसीलिए नैतिक समाज का विकास होगा या निर्माण होगा। 8वां पॉइंट, गौतम बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। 4 आर्य सत्य में पहला तत्व है दुख का सच, दूसरा है दुख के कारण का सत्य, तीसरा है दुख के अंत का सत्य, चौथा है दुख के अंत के मार्ग का सत्य,
इनका सिद्धांत है 4 आर सत्य। इससे क्या होगा, जब चारों सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, आप दुख की प्रकृति को समझेंगे और उससे निजात पाने की व्यवहारिक समझ विकसित करेंगे अपने अंदर। इससे क्या होगा, तनाव में कमी आएगी। उससे क्या होगा, परिवार व समाज में शांति का प्रसार होगा। इसीलिए 4 आर सत्य क्यों जरूरी है समाज के लिए? क्यों? क्योंकि परिवार व समाज में शांति का प्रसार होगा। इससे क्यों प्रसार होगा? क्योंकि हम दुख का सच जान लेंगे, दुख के कारण का सत्य जान लेंगे, दुख के अंत का सत्य जान लेंगे, दुख के अंत के मार्ग का सत्य जान लेंगे। इसलिए क्योंकि हम दुख के प्रकृति को समझ लेंगे और उससे निजात पाने की व्यवहारिक समझ विकसित कर लेंगे, इसीलिए ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब व्यवहार विकसित करेंगे, इससे क्या होगा, हमारे अंदर तनाव में कमी आएगी। उससे क्या होगा, परिवार और समाज में शांति का प्रसार होगा। क्योंकि जब हम तनाव में रहते हैं तभी अशांति की भावना बाहर निकलती है हमारे अंदर से। तो यही मूल रीज़न है। तो क्यों ज़रूरी है 4 आर सत्य की शिक्षा? इसीलिए परिवार व समाज में शांति का प्रसार करने के लिए ज़रूरी है। तो लिखते हैं 8वां। वैसे हमारा इतना 7 पॉइंट पर्याप्त हो गया है, लेकिन आगे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंटेंट मिल जाए। इस उत्तर का उत्तर मैं खुद लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कंटेंट भी देने की कोशिश मैं करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। गौतम बुद्ध से संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछे, आप आसानी से उसको लिख लें। और वीडियो भले ही लंबी जाए, आप लोग पूरा देखिएगा ताकि एक एक चीज़ों को आप समझ सकें। और कोशिश कीजिएगा पूरा पॉइंट आप A4 साइज़ में आप लिख लीजिएगा। तो 8वां पॉइंट हम लिखते हैं। हमारा उत्तर यहाँ तक समाप्त हो गया। बस इंट्रो लिखना है, वो कंक्लूजन लिखना है और उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं हम। लेकिन कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, पूरा कंटेंट हम लिख दे रहे हैं और आप लोग जो है उसको कम कर लीजिएगा। मैं आगे बताऊँगा कम कैसे करूँ इसको। ये पूछा गया है 150 शब्दों में, और हम ये भी बताएंगे कि 150 शब्दों में इसको कैसे लिखें। चलिए 8वां पॉइंट है 4 आर सत्य। पॉइंट में ही लिख दे रहे हैं। पहला है दुख का सत्य, दुख। दूसरा है दुख के कारण का सच। तीसरा है दुख के अंत का सच। चौथा है दुख के अंत के मार्ग का सत्य। ये जब जान लेंगे आप, क्या होगा, इससे दुख की प्रकृति और उससे निजात पाने की व्यवहारिक समझ विकसित। परिणामतः तनाव में कमी। इससे क्या होगा, परिवार
व समाज, समाज में शांति का प्रसार होगा। आठवां पॉइंट हो गया। नौवां पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग। नौवां पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग। यानी कि गौतम बुद्ध जो है दुखों से निजात पाने के लिए 8 मार्ग बताए हैं। क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि दुखों से हम मुक्ति पाएं, इसलिए आवश्यक हैं। लिखते हैं, यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग में है पहला ज्ञान, दूसरा सही इरादा, तीसरा सही वाणी, चौथा है सही कार्य, उसके बाद है सही आजीविका, उसके बाद है सही प्रयास, सही प्रयास, उसके बाद है सचेतन, उसके बाद है एकाग्रता। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्ञान मतलब ये होता है समझ, यानी कि 4 और सत्यों का ज्ञान। सही इरादा मतलब सही और गलत के बीच का अंतर। अंतर करना। सही वाणी, इससे क्या होगा? सही वाणी से जात धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं। क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है अष्टांगिक मार्ग, ताकि जात और धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो समाज में, इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि हम सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकें। क्यों आवश्यक है? ताकि हमारा जो ज्ञान हो वो नैतिक परख हो। उसके बाद क्या है? सही कार्य, यानी कि शुभ कार्य। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार में कमी। जाहिर सी बात है, सही काम करेंगे तो इसका मतलब है आप भ्रष्टाचार तरीके से काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना, कमी। भ्रष्टाचार में कमी मतलब समावेशी पर्व, समावेशी वृद्धि। सही आजीविका, सभी को आजीविका, इसका मतलब है सभी का आजीविका। आजीविका। परिणामतः बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। इससे तीनों से क्या होगा?
मानसिक शांति। इससे क्या होगा? नैतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करेंगे? सारी चीज़ें परिणामतः नैतिक और आध्यात्मिक विकास। इससे क्या होगा? सार्थक जीवन जीने में मदद। इतने पॉइंट हो गए हैं। उसके बाद इसके कौन सा पैराग्राफ था हमारा? सेकंड। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। चर्चा करनी है ना, चर्चा मतलब थोड़ा आलोचना करेंगे। लेकिन लेकिन क्यों लगाया हमने? ताकि पैराग्राफ लिंक हो जाए। लेकिन मतलब अब इसके हम विरोध में जा रहे हैं। जो पॉइंट 8 पॉइंट गिनाए हैं इसके विरोध में जा रहे हैं, इसी हम लेकिन लगाए। लेकिन परंतु कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन लेकिन बुद्ध की कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जिनके वर्तमान समय की प्रासंगिकता प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। जैसे बुद्ध का मानना है कि संपूर्ण जीवन दुखद है, अर्थात संसार को समझने के लिए दुख के रास्ते से गुजरना ही होगा। इससे क्या होगा? अतः इस सिद्धांत को स्वीकार करने पर व्यक्ति निराशावादी प्रकृति का हो सकता है। इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं, गौतम बुद्ध ये कहना चाह रहे हैं कि आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उसके लिए आपको
दुख के रास्ते से गुजरना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर कोई आपसे कह दे आप भले ही तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता 10 साल बाद मिलेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है आपके अंदर जो है निराशावादी चीज़ें से संबंधित जो विचारधाराएं हैं वो पनपेगी। यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो है सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप दुख के रास्ते से ना गुजरें। यानी कि आपको दुख के रास्ते से गुजरना ही होगा। इससे क्या हो ना, समाज में एक प्रकार से निराशावादी विचारधारा उत्पन्न होने की संभावना होती है, ऐसा आलोचक मानते हैं और कहते भी हैं। तो बोला था आगे प्रश्न में चर्चा कीजिए। चर्चा का मतलब यही होता है, डिस्कस उसको बोलते हैं। चर्चा कहने मतलब है आपको निगेटिव पॉइंट दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ एक पॉइंट निगेटिव डाल दिया। चूँकि हमारे पास स्कोप बहुत कम है इसीलिए थोड़ा एक ही पॉइंट लिखे और लास्ट में जो है हम निष्कर्ष पाएंगे। लास्ट में निष्कर्ष में चौथा पॉइंट, चौथा पैराग्राफ, निष्कर्ष। एग्जाम में सब आप नहीं लिखेंगे तो हम इसे समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। निष्कर्ष वस्तुतः बुद्ध की शिक्षाओं की महत्ता आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है। उनकी शिक्षा नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता बढ़ाने में है, जिससे संघर्ष मुक्त विश्व व्यवस्था इस व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ये अब हम बताएंगे इस प्रश्न को आप कैसे, ये 150 शब्दों में लिखेंगे। इसको पूछा गया है 150 शब्दों में। तो एक प्रश्न में मुझे लगता है कि 250-300 शब्दों का हो गया होगा, 250, कम से कम 250 शब्द हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम बताते हैं आप 150 शब्दों कैसे लिखेंगे। जैसे यदि आपके पास समय नहीं है तो आपको इंट्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो अगर समय नहीं है तो अगर आप इंट्रो लिख ले रहे हैं, इंट्रो लिखना चाह रहे हैं तो इतना ही लिखिए, इतना ही लिखिए। ये भारतीय विरासत के अनमोल धरोहर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का योगदान अद्वितीय है लोकतंत्र में इतना अद्वितीय है, बस। उसके बाद नीचे लिख लीजिए। अब गौतम बुद्ध शिक्षाएँ सर्वाधिक प्रासंगिक क्यों, मध्यम मार्ग क्यों जरूरी है, तो मध्यम मार्ग लिखिए। उसके बाद यहाँ से क्योंकि यहाँ से लिखिए, यहाँ से, बस इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नैतिक सिद्धांत, यहाँ हो गया ना। अब आगे लिखिए क्यों ज़रूरी है, बस इतना ही। इसको मत लिखिए, प्रासंगिक है, केवल इतना ही लिखिए, इसलिए बस देख लीजिए। हाईलाइट जो कर रहे हैं वही लिखना है बस। उसके बाद अहिंसा का विचार क्यों ज़रूरी है, ये लिखिए बस।
यहाँ क्यों ज़रूरी है? तनाव कम करना, हाँ, रोड ये सब घटनाएं इसलिए ज़रूरी है। इच्छाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? केवल केवल इतने लिखिए। आत्मदीपो हुआ क्यों जरूरी है? केवल इतने लिखिए। व्यक्ति को व्यक्ति बनाने पर बल देगा, न कि बस बनाने पर। और स्वतंत्रता का मूल विकसित होगा, केवल इतना ही। छठवा कितना लिखना है? इतना, बस। परिवर्तनशीलता नवाचार के लिए ज़रूरी है, बस। क्यों ज़रूरी है? सातवां, इतने ज़रूरी है समाज के नैतिक निर्माण के लिए। आठवां क्यों ज़रूरी है? इतने ज़रूरी है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है। नौवां क्यों ज़रूरी है? केवल इतना ज़रूरी है। अष्टांगिक मार्ग लिखिए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने लिखिए अपना। हम इसलिए लिखे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और आपको कंटेंट मिल जाए। तीसरा पॉइंट, आलोचना कर दिए। आलोचना चाहे तो इतना लिखते, लेकिन उनकी जो ए वाली जो शिक्षा है, संसार में सब दुख ही दुख है, सुख में आने के लिए आपको दुख के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। केवल इतने लिखिए, इतना। ये निराशावादी प्रतीत हो सकता है, बस। 1 2 3, बस। आइए निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप छोटा कर सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, वस्तुतः गौतम बुद्ध की शिक्षा आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि इससे जो ऊपर नहीं लिखे वही लिख लीजिएगा। संघर्ष मुक्त, इतने लिखिए। शायद मुझे लगता है कि 150 शब्द हो जाएगा, बस आपको यही लिखना है। लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिल गया। अगर आप चाहें तो इसको, चाहें क्या, पूरा लिखिएगा इसको। A4 साइज़ में आप लिख लीजिएगा, पॉइंट पूरा निकाल लीजिएगा। और ये भी समझिएगा मैं कैसे उत्तर लिखा हूँ और शब्दों को कैसे ऐड किया हूँ, पैरा को कैसे लिंक किया हूँ। और आप लोगों से यार पूरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा। भले ही वीडियो लंबी हो, दौड़ा कर देख लीजिएगा स्पीड करके, लेकिन देखिएगा। और कंटेंट पूरा A4 साइज़ में लिख लीजिएगा। इससे क्या है, गौतम बुद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा आप कर ले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, इस समस्या, कोई भी समस्या हो इस प्रश्न को लेकर तो आप बताइएगा। और थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।